तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 30 के बारे में और आप चाहो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो खैर पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजर किम चेयरमैन जू के मुंह पे एक मुक्का मारते हैं और कहते हैं अगर तू कोई नियम नहीं बनाता तो मैं बना देता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के मुंह पे मुक्के मारते रहेंगे जब तक कोई एक मर नहीं जाता। और जहाँ ये सब कुछ चल रहा होता है वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन जू की बेटी हायरी अभी चेयरमैन जू के ऑफिस में होती है और चेयरमैन जू के साथ के बंदों को कहती है सर क्या मेरे डैड का कोई मैसेज मिला आपको। दूसरा बंदा कहता है नहीं मिस अब तक नहीं, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतने में ही यहाँ पे जो बगल में दूसरा बंदा होता है उसे कॉल पे कोई बोल रहा होता है हेलो ये व्हीकल 1 है, ये व्हीकल 1 है। मैनेजर नैम भी अनकॉन्शियस हो चुके हैं, चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा बुरी चल रही हैं। आखिर अभी मेरी किससे बात हो रही है। ये खबर सुनते ही चेयरमैन जू के साथ के जितने भी बंदे होते हैं सबके सब अलर्ट मोड में आ जाते हैं और इन सबको कॉल करके एक जगह पे बुला लिया होता है क्योंकि चेयरमैन जू भी कॉल पिक नहीं कर रहे होते क्योंकि चेयरमैन जू इस वक्त मैनेजर किम से मुक्का खाने में बिजी होते हैं। हम देखते हैं जैसे ही मैनेजर किम चेयरमैन जू के मुक्का मारते हैं चेयरमैन जू घिसड़ता हुआ पानी में जाके गिरता है और चेयरमैन जू की हालत बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे वो मर चुका है। लेकिन मैनेजर किम चेयरमैन जू के बाल पकड़ के उसे पानी से बाहर खींचते हैं और सामने की तरफ पटक के कहते हैं अबे ओए मैंने तेरे इतनी भी जोर से नहीं मारा था, होश में आ जा। ऐसी एक्टिंग मत कर जैसे तेरे मुक्का काफी ज्यादा खतरनाक पड़ा है, इसलिए एक्टिंग करना बंद कर और उठ जा। मैं तो सोच रहा था हम दोनों यहाँ पे एक लड़की के पिता की तरह बात करने वाले हैं। लेकिन इस वक्त चेयरमैन जू की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और चेयरमैन जू को फाइनली अभी रियलाइज हो रहा होता है कि बेइज्जती होना क्या होता है, कैसा लगता है जब तुम्हारे साथ कोई कुत्तों जैसा बर्ताव करता है। चेयरमैन जू की हालत भले ही काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है लेकिन उसे अंदर से काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। जू हाफते हुए अपनी जगह पे उठता है और कहता है बहुत समय से मेरे अंदर इस तरह की फीलिंग्स नहीं आई थी। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं अपना बचपन दोबारा से जी रहा हूँ। जब मैं एक छोटा बच्चा था तो उस वक्त भी मैं इसी तरह के गेम्स खेला करता था। और क्योंकि अब चेयरमैन जू की बारी होती है इसलिए चेयरमैन जू एक मुक्का मारता है मैनेजर किम के मुंह पे और कहता है भले ही तू मुझसे ज्यादा ताकतवर है लेकिन मैं भी। लेकिन इतने में ही मैनेजर किम एक मुक्का मारता है चेयरमैन जू के मुंह पे जिससे चेयरमैन जू की नाक से खून बहने लगता है और वो सीधा जमीन में जाके गिरता है। इसके बाद मैनेजर किम कहते हैं हायरी जू के फादर अभी अभी तूने क्या कहा। तूने थोड़ी ही देर पहले मुझसे माफी मांगी थी लेकिन क्या तुझे लगता है वो माफी मांगने का सही तरीका है। तूने ये फालतू का ड्रामा खड़ा करा ताकि तू अपने बेटी के गुनाह को छुपा सके और तू मुझसे इतनी आसानी से बोल रहा है कि मुझे माफ कर दो। दरअसल पिछले चैप्टर में चेयरमैन जू ने माफी मांगी थी लेकिन वो माफी दिल से बिल्कुल भी नहीं मांगी थी। इसके बाद मैनेजर किम गुस्से में एक और मुक्का मारने वाले होते हैं चेयरमैन जू के मुंह पे लेकिन वो रुक जाते हैं और कहते हैं ओह मैं भूल गया था, मुक्का मारने की बारी अब तेरी है, आजा मार मेरे मुक्का क्योंकि इस समय पे तू मेरा और कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए मार साले, तेरी इससे ज्यादा और कोई औकात नहीं है। दरअसल मैनेजर किम अच्छी तरह से जानते होते हैं कि चेयरमैन जू जैसे लोग किस तरह के होते हैं। चेयरमैन जू जैसे लोगों को चाहे तुम कितना भी मार दो लेकिन इनके अंदर का घमंड खत्म नहीं होता। इसलिए मैनेजर किम अभी चेयरमैन जू को अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि इसके बाद चेयरमैन जू कभी भी आगे से मिंजी को परेशान ना करे। इसलिए मैनेजर किम यहाँ पे चेयरमैन जू की औकात में आ जाते हैं और मैनेजर किम की बातें सुन के चेयरमैन जू को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है क्या तूने क्या कहा। अभी बस मैं यही चीज कर सकता हूँ, मैं बस तेरे मुक्का मार सकता हूँ। तू हरामजादे, क्या तुझे लगता है मैं इस देश में कोई मजाक हूँ। तुझे अंदाजा भी है मेरे हाथ में जो ये फोन है इसकी कीमत क्या है। गधे कहीं के, होश में आ जा। ये देश उन लोगों से नहीं चलता जो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। अबे ना समझ गधे कहीं के, मेरे फोन में ये जो कॉन्टैक्ट्स है ना, ये कॉन्टैक्ट्स पूरे देश में सिर्फ कुछ ही लोगों के पास है। ये उन लोगों के मोबाइल नंबर है जो तेरी पहुंच से और तेरी सोच से भी दूर है। अगर मैंने इनमें से किसी भी एक बंदे को कॉल कर दिया ना तो तेरी यहीं पे वाट लग जाएगी। अगर मैंने अभी एक कॉल कर दिया तो अपनी पूरी जिंदगी भर तू पछताता रहेगा। लेकिन मैनेजर किम ने ठान लिया होता है कि इसकी अकड़ को तो कम करके रहना है क्योंकि तभी जाके इसकी अक्ल ठिकाने आ सकती है। इसलिए मैनेजर किम अपना फोन बाहर निकालते हैं और उससे एक कॉल मिला के कहते हैं सर काफी समय हो गया तुमसे बात करे हुए, ये मैं बोल रहा हूँ। दरअसल मुझे आपकी एक मदद की जरूरत है। दूसरा वाला बंदा कहता है क्या मदद की जरूरत, आखिर तुम्हें क्या मदद चाहिए। मैनेजर किम कहते हैं ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन क्या आप जिन्यूम कंस्ट्रक्शन को बंद करवा सकते हो। कॉल वाला बंदा कहता है क्या उसे बंद करवाना है। खैर मैं ये तो नहीं कहता कि मैं उसको बंद नहीं करवा सकता, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे एक दिन के अंदर अंदर वो बंद हो जाएगी। तो बताओ क्या तुम सच में चाहते हो मैं जिन्यूम कंस्ट्रक्शन को बंद करवा दूं। मैनेजर किम कहता है जी सर प्लीज। कॉल वाला बंदा कहता है ठीक है फिर मैं अपना काम शुरू करता हूँ। और चेयरमैन जू की ये सारी बातें सुन के फटके 4 हो रही होती है और वो बोलता है आखिर ये क्या चल रहा है।
आखिर तू किससे बात कर रहा है? इतने में ही चेयरमैन जो के फोन पे कॉल आता है जिन्यूंग कंस्ट्रक्शन की लीगल टीम का, और मैनेजर किम चेयरमैन जो को कहते हैं कॉल पिक कर, तुझे लग रहा था तू काफी ज्यादा ऊंचाइयों में है, लेकिन चाहे तो आसमान में कितना भी ऊंचा उड़ ले, उसके ऊपर पूरा यूनिवर्स होता है। इसके बाद मैनेजर किम कॉल वाले बंदे को कहते हैं ठीक है सर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इसके बाद कॉल वाला बंदा कहता है हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना जो तुम मुझसे काम करवा रहे हो इसकी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। हम दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज हैं, लेकिन इसमें मैं तुम्हें डिस्काउंट नहीं दे सकता क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो हम लोग प्रोफेशनल्स हैं। मैनेजर किम कहते हैं ठीक है सर, आप मुझे जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले जो काम मैंने आपको बोला है उसको पूरा करो। कॉल वाला बंदा कहता है हाँ तुम उस बात की चिंता मत करो, मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफिस से बात करूंगा। ठीक है तो बाद में बात करते हैं, लेकिन ध्यान रखना खुद को चोट मत पहुंचा लेना। और इसके बाद मैनेजर किम कॉल कट कर देते हैं। इसके बाद जो चेयरमैन जू को भी कॉल आ रहा होता है, चेयरमैन जू उसको पिक कर लेते हैं और उसमें से एक बंदा चेयरमैन जू को कहता है सर 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 चाइना में जो हमारी पार्टनर कंपनी थी उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया है। मैनेजर किम के एक कॉल ने अभी चेयरमैन जू की वाट लगा दी होती है और चेयरमैन जू अपने मन में हैरान होकर बोल रहा होता है आखिर ये सब क्या है, आखिर ये सब चल क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो मिंजी होती है उसे भी होश आ जाता है और वो कार से बाहर आ जाती है। हांशु मिंजी को कहता है ओह तो तुम्हें होश आ गया। मिंजी कहती है सर आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, हम लोग तो ट्रक में थे है ना। वहीं दूसरी तरफ जो चेयरमैन जू होता है गुस्से में मैनेजर किम के मुंह पे एक मुक्का मारता है और कहता है तू हरामजादे आखिर तूने क्या किया। इसके बाद मैनेजर किम एक मुक्का मारता है चेयरमैन जू के मुंह पे, जिससे चेयरमैन जू जमीन में चिपक जाता है और वहाँ की लकड़ी भी टूट जाती है। इसके बाद मैनेजर किम कहते हैं अरे हाँ हम तो गेम खेल रहे थे ना, मैं तो ये भूल ही गया था, लेकिन एक बात बताऊं, मैं तुझे शुक्रिया करना चाहता हूँ क्योंकि अब मैंने अपना फैसला कर लिया है और इसका सारा क्रेडिट तुझे जाता है। अब से अपनी बेटी को बचाने के लिए मैं हर कुछ करने को तैयार हूँ। मान मर्यादा जिम्मेदारी, मुझे इन बातों से अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं मिंजी का एक अच्छा पिता बनना चाहता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे पूरी दुनिया मेरे ऊपर उंगली उठाए। और क्योंकि मिंजी कार से बाहर आ चुकी होती है इसलिए उसे भी ये सारी बातें सुनाई दे रही होती हैं, जिस वजह से मिंजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद हांशु मिंजी को कहता है मिंजी बेटा अपने पिता से ज्यादा नफरत मत करना, वो बस अपनी भावनाओं को दिखाने में इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें प्यार नहीं करते, तुम अपने पिता के लिए सब कुछ हो। लेकिन मिंजी रोते रोते कहती है नहीं मैं उनसे नफरत नहीं करती, आखिर मैं उनसे नफरत कैसे कर सकती हूँ, खासकर अभी जो उन्होंने बातें कही हैं, ये सुनने के बाद मैं उनसे नफरत कैसे कर सकती हूँ। अपनी जिंदगी में पहली बार मैंने अपने डैड के मुंह से ये बातें सुनी है। मुझे अब समझ आ रहा है भले ही मेरे डैड मुझसे ज्यादा बातें नहीं करते हैं, लेकिन वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैं सोचती थी मेरे डैड काफी ज्यादा डरपोक हैं जो मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है वो एक कमाल के इंसान है जिनके अंदर कमाल का पेशेंस है। वो आज तक बस मेरी ही वजह से चुप रहते थे। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे डैड मुझे अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि वो मैं हूँ जो अपने डैड को अच्छी तरह से नहीं जानती हूँ। इसके बाद जिनचॉल एक स्माइल के साथ कहता है ओ डियर क्या तुम इसलिए रो रही हो क्योंकि तुम अपने पिता से माफी मांगना चाहती हो और तुम्हें अपने पिता के ऊपर गर्व हो रहा है। सच में कितना ज्यादा भावुक पल है जब इस तरह से एक बाप और बेटी एक दूसरे को प्यार करते हैं। मुझे सच में ये काफी ज्यादा पसंद है। मैं माफी चाहता हूँ अभी तुम काफी ज्यादा इमोशनल हो, लेकिन क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अभी एक सीक्रेट बताऊं। मिंजी कहती है क्या एक सीक्रेट, आखिर किस तरीके का सीक्रेट। जिनचॉल कहता है ये सीक्रेट तुम्हारे फादर के बारे में है। हांशु कहता है हे अभी तुम इसको वो बात तो नहीं बताने वाले ना, हमें वो बातें बच्चों को नहीं बतानी चाहिए। जिनचॉल कहता है अरे इस बात की किसको परवाह है, अब मिंजी बड़ी हो चुकी है। मिंजी क्या तुम जानती हो हम दोनों तुम्हारे डैड के दोस्त कैसे बने थे। मिंजी कहती है क्या मैं कुछ समझी नहीं, मुझे नहीं पता कि आप उनके दोस्त कैसे बने। जिनचॉल कहता है तुम्हारे फादर एक बहुत ही बेवकूफ किस्म के इंसान हुआ करते थे जो लोगों से ज्यादा बात नहीं कर पाते थे। क्या तुम जानना चाहती हो तुम्हारे पिता के जैसा एक इंसान हम जैसे कूल और ऑसम लोगों का दोस्त कैसे बना। मिंजी अपने मन में बोल रही होती है क्या कूल और ऑसम, लेकिन जिनचॉल फुल एक्साइटेड होता है और बोल रहा होता है बताओ बताओ क्या तुम जानना चाहती हो, बोलो बोलो। तुम्हें पता है जब तुम्हें ये पता चलेगा तो तुम काफी ज्यादा हैरान हो जाओगी। तुम्हें पता है हमारे पुराने दिन आज से बिल्कुल अलग हुआ करते थे। और अभी हम देखते हैं पुराने समय की एक झलक जहाँ पे हम देखते हैं जवान मैनेजर किम, जवान हांशु शियोंग और जवान जिनचॉल पार्क। और इतने खतरनाक लोगों के जवानी के दिन भी काफी ज्यादा धमाकेदार रहे होंगे, मुझे पूरा यकीन है क्योंकि ये लोग लुकिसम के गन और डैनियल से कम नहीं है। तो खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।